श्रद्धालुओं के लिए खुले केदारनाथ धाम के कपाट। सीएम धामी ने की विधि विधान से पूजा। हर हर महादेव से गूंजा केदारनाथ धाम। देहरादून में वीवीआईपी सुरक्षा को लेकर पुलिस ब्रीफिंग। रूट चेकिंग और सत्यापन के दिए सख्त निर्देश। ड्यूटी में लापरवाही पर होगी कार्रवाई। हरिद्वार में अवैध निर्माण पर कार्रवाई। सरकारी जमीन से हटाया गया कब्जा। सुमन नगर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। पीएम मोदी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सियासी घमासान। सफाई देने के बाद भी बीजेपी नेता दे रहे तीखी प्रतिक्रिया। खड़गे और कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर बीजेपी। भारत के कई हिस्से में बढ़ रहा भीषण गर्मी और हीटवेव का कहर। स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस जारी। जनजीवन प्रभावित। स्कूलों के समय में बदलाव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए अब देवभूमि से जुड़े खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां आस्था और श्रद्धा का सबसे पवित्र धाम केदारनाथ मंदिर के कपाट आज भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। सुबह शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुले। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में ये केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं, जहां पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विशेष पूजा अर्चना की है और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के इस दौरान कामना भी की है। बता दें, पूरा धाम जो है बाबा केदारनाथ के जय घोष से गूंज उठा। ये तीन तस्वीरें भी हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। दूसरी तस्वीर जहां आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जा रही है और तीसरी तस्वीर जिसमें आपको खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे होंगे। उन्होंने विधि विधान के साथ आज पहले दिन पूजा की है और प्रदेशवासियों देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना भी की है। चारधाम यात्रा की शुरुआत जो है अब वो पूरी तरीके से हो चुकी है और आपको ये बता दें कि इसे लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो भी चाक चौबंद की गई है। मतलब आज क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं, कल की तारीख 23 अप्रैल को आपको बता दें बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खोल दिए जाएंगे और पूरी तरीके से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। और देखिए, पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा ट्वीट करके श्रद्धालुओं को उनके सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी है और साथ ही साथ चारधाम यात्रा के लिए सबको बुलाया भी है, शुभकामनाएं भी दी हैं और कहा है कि आप सीएम धामी ने बाकायदा ट्वीट करते हुए आज के इस शुभ दिन के बारे में जानकारी भी दी है। अब आपको ये बता दें, बड़ा भक्तों में जोश है। अच्छी व्यवस्था इस बार बद्री केदार मंदिर समिति के द्वारा की गई है। आपने देखा होगा कि 5 ही मिनट में सबके दर्शन हो गए, कई सारे बैच बाहर निकल गए हैं। इस बार एक अच्छी व्यवस्था जिससे कि जो सामान्य से सामान्य दर्शन करने वाले भक्तगण हैं जो अंतिम छोर में खड़े रहते, सामान्य व्यक्ति को भी एक अच्छे जैसे सबके दर्शन होते हैं उसी प्रकार से दर्शन हो, तो इस बार मुझे लगता है कि आसानी हो। मैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखता हूँ और इससे पहले 2 बार केदारनाथ आ चुका हूँ और आज तीसरी बार मुझे एक अवसर मिला है भगवान की कपाट खुलने के टाइम मौजूद रहने का। तो उसके अलावा जो यहाँ पर व्यवस्था है बहुत अच्छी है। और हम 4 दोस्त मिलके कच्छ गुजरात से केदारनाथ और चारधाम यात्रा करने आए हैं और आज हमें केदारनाथ धाम के कपाट दर्शन का मौका मिला है और उसी से ही हमने पूरा रूट प्लान किया था और इस हिसाब से ही चले हैं। और अभी हम यहाँ से आगे बद्रीनाथ धाम जाएंगे और हमारी चारधाम यात्रा पूरी करेंगे। बाबा का बुलावा था इसलिए हम छुट्टी में ऐसे दर्शन करने के लिए मौका मिला हमको। बाबा का कपाट आज देखने के लिए मौका मिला है। बहुत देर से 2-2 बजे से लोग लाइन लगा के रखे हैं। यहाँ पे व्यवस्था तो बहुत बढ़िया यहाँ पे है। रुद्रप्रयाग में विधि विधान और विशेष पूजा अर्चना के बाद केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए अब खोल दिए गए हैं। कपाट खुलते ही देश विदेश से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए धाम पहुंचे। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं।
यात्रा क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 43 जोन और 149 सेक्टर में बांटा गया है। जबकि आपको ये बता दें कि 7000 से अधिक पुलिस जवान भी वहां पर तैनात किए गए हैं। इन सबके अलावा एटीएस, बीडीएस और आईटीबीपी की टीमें भी सुरक्षा में लगी हुई है। यात्रा मार्ग पर संभावित खतरों को देखते हुए 52 बॉटल नेक और 109 लैंडस्लाइड और 274 दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान भी की गई है। धाम और मार्गों पर 1200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और 15 ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न होने पाए। और वहीं देहरादून मीडिया सेल की ओर से जानकारी दी गई है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने कल निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के तबादले किए हैं। अब आपको बता दें, जारी आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। प्रशासन ने यह बताया है कि यह स्थानांतरण विभागीय आवश्यकताओं और कार्यहित को ध्यान में रखते हुए किया गया है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां देहरादून में जिला सूचना अधिकारी बद्री चंद्र नेगी के सूचना निदेशालय में स्थानांतरण के अवसर पर मंगलवार को जिला सूचना परिवार द्वारा भावपूर्ण विदाई समारोह आयोजित किया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की है। बद्री चंद्र नेगी ने 3 जनवरी 2022 को देहरादून में जिला सूचना अधिकारी का कार्यभार संभाला था और लगभग 4 वर्षों तक निष्ठा व समर्पण के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करते आए। इस दौरान उनके नेतृत्व में विभागीय कार्यों और जनसंपर्क गतिविधियों को नई गति मिली और कार्य संस्कृति में अनुशासन और पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिला। विदाई समारोह में उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया है। देहरादून में जिला सूचना अधिकारी के पद पर प्रियंका जोशी ने 21 अप्रैल 2026 को विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण के अवसर पर जिला सूचना कार्यालय में एक संक्षिप्त स्वागत कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया और शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान उपस्थित कार्मिकों ने आशा जताई है कि उनके नेतृत्व में विभागीय कार्यों को नई दिशा और गति मिलेगी। प्रियंका जोशी ने टीम वर्क को प्राथमिकता देते हुए जनसंपर्क गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया है। देहरादून में वीवीआईपी कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल को विस्तृत ब्रीफिंग दी गई है। बता दें, ब्रीफिंग में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मी निर्धारित समय से पहले अपने ड्यूटी स्थल पर पहुंचकर पूरी जानकारी ले और पहचान पत्र व ड्यूटी कार्ड साथ रखें। नोडल अधिकारियों को सादी वर्दी और वर्दी में तैनात बल की पहचान व ब्रीफिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा के तहत वीवीआईपी रूट और आसपास के क्षेत्रों में सघन चेकिंग, हाई राइज बिल्डिंगों के सत्यापन और बीडीएस व डॉग स्क्वाड से जांच और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही ड्रोन संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध और पार्किंग व्यवस्था को सख्ती से लागू करने को भी इस दौरान कहा गया है। तो वहीं देहरादून में आज फायर सर्विस और ओएनजीसी द्वारा संयुक्त रूप से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास एफएसओ के नेतृत्व में किया गया, जिसका उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को परखना था। मॉक ड्रिल के दौरान ओएनजीसी टीम ने आग बुझाने और भवन में लोगों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास किया है। तो वहीं फायर सर्विस टीम ने ब्रोटो स्काई लिफ्ट की मदद से 7वीं मंजिल पर फंसे लोगों का सफल रेस्क्यू किया और ऊपरी मंजिल पर लगी आग को भी नियंत्रित करने का अभ्यास किया। और वहीं बागेश्वर जिले के गरुड़ क्षेत्र में तहसील दिवस के दौरान प्रशासन ने लापरवाह विभागों पर सख्ती दिखाई है। आपको बता दें, उप जिलाधिकारी वैभव कांडपाल की अध्यक्षता में हुई जनसुनवाई में अनुपस्थित विभागों से जवाब तलब किया गया है। हालांकि जमीनी स्तर पर जनता की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। क्षेत्र में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडरों की कमी में आमजन, किसान और व्यापारी परेशान हैं। डीजल की अनुपलब्धता
से कृषि कार्य में भी प्रभाव पड़ रहा है, जिससे उत्पादन पर भी असर पड़ता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि कुछ जरूरी जांचों के लिए निजी संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता है। लगातार जो तहसील दिवस हो रहे हैं, मैं हर बार उसमें जो है स्वास्थ्य को लेकर और शिक्षा को लेकर जितनी भी और लोकल की जितनी समस्या होती है उन सब समस्याओं को उठाने का काम करता हूँ। पिछली बार भी मैंने तहसील दिवस में स्वास्थ्य विभाग को लेकर एक ज्ञापन दिया था कि हमारे जितने भी यहाँ फार्मासिस्ट हैं, गरुड़ ब्लॉक में जितने उपकेंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सब केंद्रों में जितने भी फार्मासिस्ट, एएनएम, नर्स हैं, वार्ड बॉय, जितने पोस्ट हैं, वहाँ नियुक्ति होने के बाद भी वो सारे लोग जो हैं बैजनाथ हॉस्पिटल में अटैचमेंट हैं। आधे अपनी एप्रोजों में कुछ महानिदेशालय से अटैचमेंट करवा के हल्द्वानी में अपना नियुक्ति करा ली उन्होंने, कुछ ने जो है सीएमओ से अटैचमेंट करवा के बैजनाथ हॉस्पिटल में नियुक्ति करा ली, और कुछ ने जो है प्रभारी अधिकारी से जो है अटैचमेंट करवा के अपना बैजनाथ हॉस्पिटल में नियुक्ति करा ली। बाकी हमारे पूरे गरुड़ के जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उपकेंद्र हैं, वो फार्मासिस्ट, एएनएम के अभाव में जो है बिल्कुल खत्म है। देहरादून में जिलाधिकारी के आदेश पर नगर निगम की सड़क पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें, एक प्रॉपर्टी डीलर द्वारा सड़क पर दीवार बनाकर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने ध्वस्त कर मार्ग को कब्जा मुक्त कराया है। जानकारी के अनुसार चक्तनवाला क्षेत्र के निवासियों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। तहसीलदार सदर और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। राजस्व और नगर निगम की संयुक्त टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से बनी दीवार को हटाया और सड़क को पुनः आवागमन के लिए खोल दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जो है वो तेज कर दी है। बता दें, इसी कड़ी में सुमन नगर क्षेत्र में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को हटाने के लिए अभियान चलाया गया है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और अवैध ढांचे को हटाने की कार्रवाई की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध ढांचे को हटाने की पूरी कोशिश की गई है। प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान अवैध निर्माणों को हटाने के लिए ये अभियान चलाया गया है, जहां बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से, जहां प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को तेज कर दिया है। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 20 अप्रैल 2026 को हर्ष वालिया ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि 18 अप्रैल को ग्राफिक एरा क्लेमन टाउन में हुए झगड़े के बाद कुछ युवकों ने उसे धमकी दी थी। इसके बाद 20 अप्रैल को चंद्रबनी क्षेत्र में उसकी बाइक को तेज रफ्तार कार से टक्कर मारकर जान से मारने का भी प्रयास किया गया था। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने उस पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा है। नाम के व्यक्ति ने एक तहरीर दी, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा बताया गया कि जब वो अपने घर से बाहर कुछ सामान लेने आए थे, उसके बाद वापस जा रहे थे, तो पीछे से एक i20 गाड़ी आई, जिसके द्वारा उनको जानबूझ के टक्कर मारी गई और उनको जान से मारने का प्रयास किया गया। तहरीर में यह भी बताया गया था कि उनको बंदूक दिखाई गई तथा उसका अपहरण का प्रयास आया है। प्रथम दृष्टया विवेचना में अभी तक बंदूक निकालने तथा अपहरण करने का प्रयास के संबंध में कोई भी तथ्य सामने नहीं आए हैं। इस पर विवेचना प्रचलित है तथा अभियुक्तों के संबंध में गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। और वहीं टिहरी गढ़वाल जिले के मुनि की रेती क्षेत्र में गरुड़ चट्टी पुल के नीचे गंगा नदी से एक अज्ञात पुरुष का शव बरामद किया गया है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम अपर उप निरीक्षक विजेंद्र कुड़ियाल के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद टीम ने गंगा से शव को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद शव को लगभग 1 किलोमीटर पैदल मार्ग से मुख्य सड़क तक लाकर थाना मुनि की रेती पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच अब शुरू कर दी है और शव की शिनाख्त की प्रक्रिया जारी है। देहरादून में महिला और बाल अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना बसंत विहार पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार वादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से नाबालिग की लोकेशन ट्रेस की, जो जनपद चमोली के नारायणगढ़ क्षेत्र में मिली है। अब आपको बता दें, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया है और आरोपी हर्ष कुमार को गिरफ्तार भी किया है। बाद में मामले से संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई। हरिद्वार के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में अवैध खनन और प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने पुलिस बल के साथ मिलकर क्षेत्र में चल रहे कथित अवैध निर्माण और खनन पर सख्त कदम उठाया है। जानकारी के अनुसार नदी किनारे भारी मशीनों से अवैध खनन और बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग की जा रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नदी के किनारे भारी मशीनों से अवैध खनन और बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग की जा रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि शिकायतों और जांच के बाद HRDA की टीम ने मौके पर पहुंचकर 140 बीघा में फैली अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया है और कई अवैध दुकानों को सील भी किया है। कार्रवाई के दौरान कुछ निर्माणों पर कथित रूप से संगठन से जुड़े बोर्ड भी लगे मिले हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति या समूह के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने एक शातिर महिला हिस्ट्री शीटर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपी महिला को डोईवाला क्षेत्र के राजीव नगर तिराहा से 52 ट्रीटा पैक अवैध देसी शराब के साथ पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला मायादेवी के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में गैंगस्टर एक्ट सहित 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत की गई है। बरामद शराब को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह कहा है कि जनपद में अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई ऐसे ही आगे जारी रहेगी। देहरादून में एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत ऋषिकेश पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ और उसे बहला फुसला कर ले जाने के प्रयास के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित की मां की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया था। आरोपी युवक रेहान पर नाबालिग का लगातार पीछा करने, धमकी देने और उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास करने का भी आरोप लगा है। अब ऐसे में पुलिस ने जांच के बाद आरोपी मोहम्मद रेहान को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया है और मामले में पॉक्सो एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराएं बढ़ा दी गई हैं। पुलिस ने कहा है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।